Hello students, we will discuss in this lecture about coagulation, precipitation or flocculation. All these are having same meaning. अब देखो जो एक सिंपल सा एग्जांपल हम अपने किचन से लेते हैं. सरफेस केमिस्ट्री सारी हमारे घर में हमारे किचन में अवेलेबल होती है. जैसे मान लीजिए मिल्क इज़ ए कोलाइडल सॉल्ट. तो मिल्क से वी आर प्रिपेयरिंग चीज़, पनीर बनाना हमने मिल्क से. तो हमारे पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके हो सकते हैं. या तो हम उसमें दही डाल दें, या उसमें हम विनेगर डाल दें, या उसमें हम नींबू का रस डाल दें. तो तीनों से ही हमारे जो है दूध से जो है पनीर बन जाता है. तो दूध में जब दही डालने पर, नींबू डालने पर, नींबू का रस डालने पर जो पनीर जो होता है, पनीर बनने को, वो इट इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन. कोगुलेशन कोलाइडल सॉल्ट हो गया दूध, और उसके अंदर हमने नींबू डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया, या फिर विनेगर डाल दिया. तो दैट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट. तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं. तो उसमें उस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल. किसी भी सोल का कोगुलेट होना, कोगुलेट का मीनिंग इकट्ठे होना. अब क्योंकि जो लायोफिलिक सोल होते हैं, लायोफिलिक सोल्स तो स्टेबल होते हैं, लेकिन लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर चार्ज. उनके चार्ज होता है उनके पार्टिकल्स के ऊपर. तो जब हम कोई डिफरेंट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट जब हम डालते हैं, तो लायोफोबिक सोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे गेट कोगुलेटेड. उनका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो एकदम से सेटल डाउन हो जाएंगी. तो कोगुलेशन करने के लिए हमने क्या डालना ज़रूरी है? इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट डालना ज़रूरी है. अब इस इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है, कितनी अमाउंट डाली, दैट इज़ नोन एज फ्लोकुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग वैल्यू. और जिस इलेक्ट्रोलाइट के, जिस आयन के कारण फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन हुई है, दैट आयन इज नोन एज फ्लोकुलेटिंग और कोगुलेटिंग आयन. ठीक है. अब फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन दोनों ही सेम टर्म है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बहुत स्मॉल अमाउंट डालते हैं, बहुत ही लो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की, बहुत स्मॉल अमाउंट होती है, तो उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन. और फ्लोकुलेशन कैन बी रिवर्स्ड बाय शेकिंग. शेक कर दें, हिला दें उसको हम, तो वो रिवर्स भी हो सकती है. यानी कि जो कोगुलेशन हुई थी, कोगुलेशन जो है वो वापस जो डिस्पर्स्ड फेज के जो मॉलिक्यूल्स थे वो वापस डिसोल्व हो सकते हैं शेकिंग करने से. लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया ज़्यादा, तो कोगुलेशन विल टेक प्लेस. फ्लोकुलेशन नहीं बोलेंगे, तब उसको हम कोगुलेशन बोलेंगे. एंड दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स सिंपली बाई शेकिंग. इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको कोगुलेशन बोलते हैं. दूध से पनीर बनने वाला जो है वो कोगुलेशन है. ठीक है. अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन वैल्यू. ये एक अमाउंट होती है, वैल्यू. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स that must be added to 1 liter of a colloidal solution so as to bring about complete coagulation. 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में जितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट के डलेंगे, दैट अमाउंट इज नोन एज फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू और प्रेसिपिटेशन वैल्यू. ठीक है. अब एक इसके बारे में एक खास बात क्या है कि जितनी अमाउंट कम होगी कोगुलेशन करने के लिए, कोगुलेशन वैल्यू की जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी, ग्रेटर इज द कोगुलेटिंग पावर. कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेशन वैल्यू दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. जैसे अभी हमने आपका एग्जांपल लिया था कि दूध से पनीर बनाने के लिए अगर हम दही डालते हैं, तो दही की हमें ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी, कर्ड की अमाउंट ज़्यादा डालनी पड़ेगी. और नींबू के रस क्या हो सकता है, हमें 1 चम्मच नींबू के रस में काम चल जाता है. ठीक है. तो कोगुलेशन वैल्यू किसकी कम हुई? नींबू के रस की. और कोगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा हुई? नींबू के रस की. तो जितनी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी, कोगुलेटिंग पावर उस एजेंट की उतनी ही ज़्यादा होगी. क्यों? कई बार न्यूमेरिकल दिए होते हैं हमें, कोगुलेशन वैल्यू दे रखी होती है, उनकी कोगुलेटिंग पावर बताओ.
तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू, लार्जर इज द कोगुलेटिंग पावर, उतना ताकत ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रोलाइट में। अब इसी के बारे में, कोगुलेशन वैल्यू के बारे में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, दैट इज़ हार्डी-सोल्स लॉ। हार्डी-सोल्स लॉ ये क्या कहता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडिड, जो भी हम आयन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हम डाल रहे हैं, उसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, द ग्रेटर इज द पावर टू कॉज कोगुलेशन, उतनी ही उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज सोल, जिस सोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर जो है वो, मान लिया हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है, बेरियम आयन है, सोडियम आयन है, तो सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? जिस पे सबसे ज़्यादा वैलेंसी होगी। एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3+, तो इसका चार्ज ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी देन ए बाईवेलेंट आयन, देन ए मोनोवेलेंट आयन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन पावर चार्ज के। ये इस तरह वाले MCQ जरूर आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में तो खासकर आते हैं। अगर मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो कोगुलेटिंग पावर इज इन द ऑर्डर, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, हम देखते हैं केवल मैग्नीट्यूड कौन से की ज़्यादा है। तो मान लीजिए ये फेरोसाइनाइड आयन है 4 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन 3 नेगेटिव, सल्फेट आयन 2 नेगेटिव, क्लोराइड आयन 1 नेगेटिव। तो जिस पे जितना ज़्यादा माइनस में चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल की उतनी ही ज़्यादा कोगुलेशन करेगा। इज दैट क्लियर? हार्डी-सोल्स लॉ, greater the valency, greater will be the coagulation power. The coagulating power is inversely proportional to the coagulation और flocculation value। बताया हमने अभी कि वैल्यू और पावर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं और सेम कोलाइडल सोल की कोगुलेशन करनी है हमने। सेम कोलाइडल सोल के लिए 2 इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया। मान लीजिए आर्सेनियस सल्फाइड सोल है और उसमें हमने डाला है, उसका एग्जांपल बाद में लेते हैं हम। तो अगर मान लो 2 इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 बाई कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2, इनका जो रेशियो है वो इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऊपर आएगी कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 और नीचे आई कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 इन्वर्सली। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनियस सल्फाइड होगा नेगेटिव सोल है, इसकी कोगुलेशन करने के लिए कोगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बाई कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl, हमने कंपेयर करना है कि इन दोनों में से किसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो किसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? इसके इक्वल टू कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ NaCl बाई कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3। वैल्यू हमें दी हुई होती हैं, इसकी वैल्यू है 52, इसकी वैल्यू है 0.093, यानी कि इसके तो 52 मिलीमोल चाहिए होंगे हमें। 1 लीटर सोल में 52 मिलीमोल्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू कोगुलेट और AlCl3 की केवल 0.093 मिलीमोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन। तो इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं तो वी गेट 559। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज 559 टाइम्स मोर देन द कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम कोगुलेटिंग पावर। ठीक है, Lyophobic sols are less stable than lyophilic sols. Their stability is only due to the lyophobic की स्टेबिलिटी या तो उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसके कारण होती है, या फिर सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स का कितना हाइड्रोलिसिस या सॉल्वेशन हो सकता है, इस बात पे डिपेंड करते हैं। एंड लायोफोबिक सोल्स कैन बी इजीली कोगुलेटिंग बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स और बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। उनको हम पूरे आराम से कोगुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने मिल्क का और एग्जाम्पल बताया आपको। फॉर द न्यूमेरिकल है इस तरह का कोगुलेशन के ऊपर, देखिए। फॉर द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl की? NaCl की फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है?
अब यहाँ पर हमने दिया कि 100 ml आर्सेनिक सल्फाइड का कोगुलेशन करवाने के लिए NaCl 1 मोलर NaCl की फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होगी। तो हमने डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम 5 ml के मिलीमोल्स निकालेंगे। सॉल्यूशन हमारा 1 मोलर है, तो 1 मोलर में कितने मिलीमोल हुए। तो 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl का मतलब है 1/1000 इंटू 5, 1 मोलर सॉल्यूशन है हमारा, तो इसके हो गए 5 मिलीमोल्स। मिली का मतलब 10⁻³ तो 5 मिलीमोल्स। अब 5 मिलीमोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड टू कोगुलेट, और फ्लोकुलेशन वैल्यू जो होती है वो होती है 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड रिक्वायर्स 5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl, 1 मोल रिक्वायर 5/100, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml रिक्वायर 50 मिलीमोल्स। तो इसका आंसर हमारा कितना आया, इसकी जो फ्लोकुलेशन वैल्यू कितनी आई 50। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारे होते हैं। थैंक यू। दैट ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal salts।